Kumar says a question from S.C. Verma and he wants to know the solution how it is. क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, ठीक है। अब ऐसा कोई एक शेप का कोई सरफेस है और कोई एक ब्लॉक को ऐसे खींचते खींचते लिया गया, ब्लॉक को ऐसे खींचते खींचते लिया गया। कैसे? स्लोली लिया गया, स्लोली खींचते खींचते लिया गया। कोई एक फोर्स है, जो फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कोई जानकारी हमें नहीं दिया गया है। क्या दिया गया? खींचते खींचते यहां तक लाया गया। कौन बोले इसे? मिस्टर S.C. वर्मा, सॉरी मिस्टर पांडे। तो ए से डी तक लिया गया। ब्लॉक का मास m है, ये हाइट h है, ये डिस्टेंस l है। पूछा व्हाट इज द वर्क डन बाय इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द सरफेस इज म्यू। ये सरफेस पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू था। इसको यहां से यहां तक धीरे धीरे खींच के लेने में क्या वर्क डन हुआ बाय f? पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय f। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? शायद आप रिकॉग्नाइज नहीं किए होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ स्लोली लिफ्टेड अप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या दिया है क्वेश्चन में? ब्लॉक ऑफ मास m was slowly hauled from A to B by a force F। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? The force is always tangential to the surface. It is unnecessary data. Force may be tangential, may not be tangential, no way matters. क्वेश्चन में दिया है force is tangential to the surface, तो क्या वाक होगा? Force tangential हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर will be same. So that is unnecessary data. Maybe the author could not recognize that statement has no meaning here, but he has intelligently put this term slowly. Slowly means धीरे 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 गया। मतलब रास्ते में हर जगह स्पीड बराबर था और स्लो था। मतलब कोई गेनिंग काइनेटिक एनर्जी हुआ क्या? नहीं। ठीक है। Assume coefficient of friction to be mu everywhere। ठीक है। Find work done by F। निकालें वर्क डन बाय F क्या हो गया? अब जानते हो कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equal to gain in kinetic energy as it is slowly hauled। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? 0। पहले भी स्लो में जा रहा, तब भी स्लो में जा रहा। गेन इन काइनेटिक एनर्जी 0। अच्छा ठीक है। ऑल द फोर्स मतलब कौन कौन सा फोर्स? किसी एक समय में ये कोई एक टेढ़ा रास्ते पे जा रहा था, एक वेट आ रहा था, एक फ्रिक्शन आ रहा था, एक फोर्स आ रहा था और क्या? और एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था। तो हम कहेंगे वर्क डन बाय F प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0। वर्क
water done by all forces is equal to 0। समझ में तो आ गया। फिगर को इज इक्वल टू 0 यहाँ लिख देंगे, सुंदर दिखेगा। फिगर कैसा था, ये कोई बॉडी है, फोर्स खींच के ले रहा है, mg ऐसा है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा है, ये चारों फोर्स से जो वर्क होगा 0 होगा। Here work done by for A to B motion, for A to B motion, A to B motion में work done by R, अरे any small displacement is perpendicular to R, so it is 0 because R is perpendicular to DS। Work done by mg, that is mg being a constant force, force into displacement in the direction of force। अच्छा, हम जब यहाँ से यहाँ तक लिए, mg नीचे की तरफ था, नीचे की तरफ कितना गया, नीचे कहाँ गया है, तो ऊपर गया, और ऊपर गया, ऊपर कितना गया h, ऊपर h गया है, तो नीचे की तरफ कितना गया, माइनस h, तो हम कहेंगे mg इंटू माइनस h, that is माइनस mgh। अच्छा, वर्क डन बाय F मालूम नहीं, वही तो निकालना है। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। याद करो वो दिन जब हम आपको कोई क्लू दिए हुए थे, जब कोई ब्लॉक किसी इंक्लाइंड प्लेन पे फिसलते हुए यहाँ से यहाँ तक आता है, अगर ये डिस्टेंस L है, वर्क डन कितना होता था, म्यू mgl, है कि नहीं, the work done against friction was म्यू mgl। ये क्लास में हम लोग किए थे, work done against friction was म्यू mgl, it depends upon the horizontal base length only। तो हम कहेंगे it is work done by F हो जाएगा माइनस म्यू mgl, work done by F हो गया ये, क्योंकि work is done against F, तो this whole thing is equal to 0। तो आप क्या कहोगे, वर्क डन बाय 10 वर्क डन बाय F प्लस ये तो 0 प्लस माइनस mgh प्लस माइनस म्यू mgl इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय F क्या हो गया, वर्क डन बाय F क्या हो गया है, दोनों को उधर ले लीजिए, mg गया कॉमन, H प्लस म्यू L। तो देखो ये क्लू यूज हो गया यहाँ पे, हम बताए थे इसको। अगर आपको दोबारा चाहिए कैसे हुआ तो क्लास में किए, यू कैन रेफर टू प्रीवियस क्लास वीडियोस। आपको समझ में आना चाहिए ये कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट भी पुराना है, अभी तो लॉ आ गया, एनर्जी इज आल्सो नॉट कन्वर्ट आफ्टर कंजर्व आफ्टर योर आइंस्टाइनियन थ्योरी। तो जो हमारा पुराना थ्योरी है, इसको सिलेबस हम कहेंगे एनर्जी इज कंजर्व्ड, यू कैन नाइदर क्रिएट एनर्जी नॉर यू कैन डिस्ट्रॉय एनर्जी। हाँ, व्हाट यू कैन डू इज चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बताया था। हम बात करें कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने का कंडीशन क्या है। पहले भी हम देख चुके हैं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का खासियत क्या है। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर कोई सिस्टम में कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो रहेंगे तो एनर्जी का फॉर्म बदल जाएगा, है ना। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो फिर हम कहेंगे एनर्जी जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में रहेगा, तो उसी को हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहेंगे, इन absence of non-conservative forces, non-conservative forces, in absence of non-conservative forces, the total mechanical energy
remains conserved. Conserved means constant. So what are the different mechanical energies? The different mechanical energies associated with a system are kinetic energy, potential energy और क्या, pressure energy. But for rigid body pressure energy will not come into play. क्या rigid body के केस में pressure energy नहीं है? है लो, लेकिन उसको आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो, काम में नहीं लगा पाते हो. फ्लूइड होने से वो काम में लगता है. किसी एक लिक्विड को प्रेस करके रखो, छोड़ोगे तो फचक करके दौड़ के जाएगा. दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर एनर्जी. ठीक है, तो रिजिड बॉडी के केस में हम लोग प्रेशर एनर्जी को कंसीडर नहीं करते. लेकिन अगर बाय चांस आपको कहीं कुछ क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जीज, बोलना देयर आर 3 टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी. ठीक है, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी का. जैसे जैसे आगे जाएंगे फ्लूइड चैप्टर में घुसेंगे और भी काफी चीजों को रिवील करेंगे, तो हम देखेंगे कि व्हाट इज प्रेशर एनर्जी देयर. तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज ए कांस्टेंट. मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी घटेगा. कब? इन द एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा आई मीन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप और भी बढ़िया से कह सकते हो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. सेम स्टेटमेंट को हम अलग अलग तरीके से ही लिख रहे हैं, सारी का मीनिंग एक है और ये सब चीजें आपको मालूम है. तो पहले इसका एक वेरिफिकेशन ले लेते हैं जो स्कूल वाले बड़े मजे से डालते हैं. क्या है? वेरीफाई लॉ ऑफ conservation of mechanical energy. Considering starting point and highest point of a ground to ground projectile, ground to ground projectile. यहां से कोई चीज को फेंका गया, आपको वेरीफाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. यहां से कोई चीज को u वेलोसिटी में फेंक दिए थीटा एंगल में, और आपको मालूम है ये हाइट h है और यहां पर वेलोसिटी u cos थीटा है ना. इस पॉइंट को a कहो, इस पॉइंट को b कहो. Here at a kinetic energy is equal to half mu square and potential energy is equal to 0. at b, ये v तो आपको मालूम है, v is u cos theta and h is u square sin square theta by 2g. ये हो गया h. अच्छा, तो at b, what is kinetic energy at b? Kinetic energy at b is half m v square, that is u square cos square theta. Potential energy at b, potential energy at b is mgh. हम किसी एक कॉमन पॉइंट को रेफरेंस ले रहे हैं ग्राउंड. h का वैल्यू डालो, इट इज हाफ
m u square sin square theta. So now what is kinetic energy at B plus kinetic energy potential energy at B, दोनों को जोड़ो तो हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन गया, अंदर रह गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आपको मालूम है इन दोनों में बहुत प्यार है, जब भी मिलते हैं एक हो जाते हैं, तो क्या हो गया हाफ एम यू स्क्वायर। Total energy here is half m u square. What is the total energy? Kinetic energy at A and potential energy at A. दोनों को जोड़ो, ये जीरो है, ये मिलके हो गया हाफ एम यू स्क्वायर, हैंस वेरीफाइड। क्योंकि यहाँ का पूरा एनर्जी वहां का पूरा एनर्जी बराबर मिले, तो क्या मिला टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हियर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हियर इज द सेम। Now we'll go for note point number 2. ठीक है, अभी पॉइंट नंबर 2 फोटो ले सकते हैं आप लोग। तो ये जो स्टेटमेंट अभी हम लोग देखे वो क्या था कि when you say there are no non-conservative forces present, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है देख लेंगे, अभी फिलहाल ये मान के चलते हैं कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है। तो कुछ टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। टाइप 1 में मैं क्या कहूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए मैं कुछ क्लू निकालने वाला हूं, ठीक है। क्या क्लू निकालने वाला हूं? सपोज हम कहेंगे ऐसा कोई एक रास्ता है, यहां से कोई चीज को यू वेलोसिटी से फेंका गया और ये फिसलते हुए आया 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 इधर आया, इधर पहुंचते पहुंचते उसका वेलोसिटी क्या होगा? दिया क्या है? दिया ये है कि इन दोनों में हाइट डिफरेंस h है। आई कॉल दिस ए केस स्टडी, क्योंकि इसमें से बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, तो इसमें हम कहेंगे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इज जीरो एवरीवेयर, हमें यू और भी में रिलेशन लाना है। ध्यान से देख लो केस क्या दिया है, ये एच हाइट से कोई चीज को यू वेलोसिटी पे के ऐसे आया ऐसे आया, इधर से निकला। नाउ यहां से यहां तक आने में नीचे आया है, देयर इज सम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पक्का देयर मस्ट बी सम गेन इन काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? पहले क्या था अब क्या है? अब क्या है माइनस पहले क्या था, दैट इज गेन, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये हो गया गेन। लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अदरवाइज वर्क बाय ग्रेविटी, ये कितना नीचे आया है h, वर्क बाय ग्रेविटी इज mgh, ये m दोनों तरफ से गया, आपको मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh और v इज दिस। अब देखोगे कि इक्वेशन इज समथिंग लाइक मोशन इक्वेशन, हाँ बात वही है, बट ध्यान रखना है कि आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर वेलोसिटी पूछा u स्क्वायर प्लस 2gh कर लेना। सिमिलरली अगर आप करना चाहोगे, मान लो कि यहाँ पर कोई एक चीज ऐसे गया, यहाँ से कोई चीज को u वेलोसिटी में फेंक दिए, अब गया वो कैसे हो गया ऐसे, इधर पहुंचा, पूछा है वेलोसिटी क्या है, कहाँ पे, h हाइट पे। शायद अभी आप दिमाग लगा के बता सकते हो, नाउ v विल बी u स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है जब वो यहां से यहां पर जाएगा। तो ये स्टेटमेंट को याद रखना। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? अंडरस्टूड? यस सर।
तो आगे अब अगर ये दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, मुझे फटाफट कुछ क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वो भी हो रहा है। आपको एकदम पेन एंड पेपर पकड़ने की जरूरत नहीं है, चाहो तो पकड़ सकते हो क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हो, बट देन नॉट नेसेसरी। जैसे मैं अभी कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया दिया है, ये कोई एक बॉल ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, छोड़ दिया गया। क्या दिया है, ये हाइट दिया है h/2 और h और ये हाइट कितना दिया है, ये हाइट भी दिया है h। ठीक है, तो ये बॉल ऐसे आया, ऐसे गिरा, ये B है, ये A है, बॉल रिलीज्ड फ्रॉम A on the smooth plane, jumps out at B, find horizontal range are covered by ball। ये बॉल आया ऐसे, गिरा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है पता करना है। कितना सिंपल है भाई। अच्छा चलो देखते हैं, अगर यहाँ पर वेलोसिटी v है, सॉल्यूशन क्या कहेंगे, बॉल हैज कम डाउन बाय डिस्टेंस h, सीधे सीधे v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, लेकिन u तो 0 है, इट इज रूट ओवर ऑफ 2gh। रेंज कितना होता है, ये बचपन में हम लोग पढ़े थे, कोई चीज को अगर u वेलोसिटी में फेंकते हैं, रेंज सबको याद होगा, इट इज u इंटू रूट ओवर ऑफ 2h/g। वैल्यू डालो, इट इज u मतलब v इंटू रूट ओवर ऑफ 2, क्या हाइट है h/g। चलिए v का वैल्यू डालते हैं, v का वैल्यू डाल दिए तो क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ 2gh 2h/g होल रूट ओवर। देखो तो कुछ मारपीट करने से कुछ होता है क्या, हाँ होता है, कितना हुआ 2h, so the range will be equal to 2h। so if this height is h, this distance is h, the range will be 2h। you find question number 1। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, we are continuing with type 1 questions, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ऐसा नहीं है पोटेंशियल एनर्जी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, सबका मिला जुला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट हियर यू आर स्पेसिफिकली डूइंग सम इजी लेवल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, यहां से 3 बॉल को फेंका गया, ठीक है, ए बी एंड सी, तीनों बॉल जमीन पे गिरे, ये ए से, ये ए से, तीनों को यू स्पीड में फेंका गया है, और ये ए से। क्वेश्चन समझ में आ गया, ये इधर गिरा, ये इधर गिरा, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, ऐसे। ओके, इन फिगर shown mass of balls are in ratio 1:2:3। अच्छा ठीक है, all were thrown
with same speed from same point whose velocity at ground is more। ग्राउंड पे किसका वेलोसिटी ज्यादा है, ए का कि बी का कि सी का, आपको पता करना है किसका वेलोसिटी ग्राउंड पे ए का ज्यादा है कि बी का ज्यादा है कि सी का ज्यादा है, आपको बताना है। मेरे ख्याल से आप में से हर कोई बोल पाएगा। क्या कहेंगे, अगर वेलोसिटी यहाँ पे v है तो v क्या है, यूज किया प्लस, क्योंकि नीचे आया है। क्या ये मास के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करता है भाई। हम बोले थे गेन इन काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन व्हाट फोर्स व्हाट डिस्प्लेसमेंट। हर एक केस में फोर्स बराबर है, अब मतलब गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा, और उसी से अगर m को कैंसिल कर देंगे v का वैल्यू आएगा u स्क्वायर प्लस 2gh। तो v हो गया u स्क्वायर प्लस 2gh, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए तो हम क्या कहेंगे, सेम इन ईच केस। हर एक केस में h बराबर है, क्योंकि ये जितना नीचे आया ये भी उतना ही नीचे आया, ये भी उतना ही नीचे आया, सबका हाइट h ले लो। तो सेम इन ईच केस, whose velocity is more at ground is more, same in each case, क्योंकि v हर एक केस में u स्क्वायर प्लस 2gh का रूट ओवर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कोई एक पेंडुलम है, इसको यहां से छोड़ दिया गया, कहां से, 60 डिग्री एंगल से, ठीक है, वो इधर से फिसलते हुए आएगा। पेंडुलम was released at A, ठीक है, find its speed at B, B में जब पहुंचेगा स्पीड क्या होगा, आप पूरा वही कर सकते हो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लंबा चौड़ा मेथड लगा सकते हो, लेकिन हम देखेंगे कुछ दूसरे तरीके से। क्या है, ये जब यहाँ से यहाँ पर आया कितना नीचे आया, अगर ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। चलो देखते हैं ये कितना है, हम कहेंगे यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2gh का रूट ओवर, रिलीज किया गया है मतलब u तो 0 है, सो इट इज रूट ओवर ऑफ 2gh, और फिर h मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा। h कितना है देखो, तो ये पूरा लेंथ r है और l है, चलो l है, पूरा लेंथ अगर l है तो ये कितना है, दिस इज नथिंग बट l माइनस दिस लेंथ, ये लेंथ कितना है, इट इज l cos 60, here what is l, h is l minus l cos 60, cos 60 तो 1/2 है, ओ तो बन गया आसान, l/2, so what is v, रूट ओवर ऑफ 2g l/2, एक दूसरे को खाया, रूट ओवर ऑफ gl। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन का आंसर को आप लोग फटाफट बना के दो, ठीक है। ये है, ये कोई एक बिड है, ये वर्टिकल रिंग है, रिंग को ऐसे बांध दिया गया है, ये फिसल के आएगा, जब वो इधर के आके पहुंचेगा, जब वो इधर से आके पहुंचेगा तो उसका
वेलोसिटी क्या होगा? ये भी है, ये भी कितना होगा? u 0 है। the bead can slide along a smooth vertical ring. It was released from A. Find speed at B. B में क्या स्पीड होगा? ये आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। Find velocity of 2 kg when it comes down by 5 मीटर। जब ये 5 मीटर नीचे आएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? किसका? 2 kg का। अब सॉल्यूशन बनाने की बारी है। इसका सॉल्यूशन आप बना लिए होंगे। हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है। यहाँ से कोई चीज आया, यहाँ पर पहुंचा, क्या वेलोसिटी होगा? b(u²) + 2gh। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। कब लेते हैं प्लस? जब नीचे आता है। कब लेते हैं माइनस? जब ऊपर जाता है। और ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर u तो 0 है, तो इट इज v = √2gh। जबकि h क्या है आपको मालूम है? h क्या है? कितना नीचे आया, कितना नीचे आया। ये यहां से आया, ये यहां तक आया। ये डिस्टेंस कितना है? ये 2r, ये थीटा देखो, तो ये हो गया 2r sin थीटा। h इज 2r sin थीटा। तो क्या मिल गया आपको? v इज √4gr sin थीटा। कितना आसान है, वाओ मस्त। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा, ये जो 2 kg का ब्लॉक है, अब ये फिसलेगा। जब ये नीचे 5 मीटर आएगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा? लेट मी चेक हैव क्वेश्चंस। तो ये अब ये 5 मीटर नीचे आएगा। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, वो सिंगल बॉडी के लिए था। ये तो अलग अलग केस है। तो चलो सोचते हैं, कैसे सोचें। 5 मीटर नीचे आया। अच्छा, 5 मीटर नीचे आया। नीचे आया मतलब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, मतलब काइनेटिक एनर्जी तो गेन होगा। तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो जब ये 5 मीटर आ चुका है, टेक इनिशियल टेक 2 kg इनिशियली बाय 5 मीटर फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, आप सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा कोचिंग क्लैरिटी नहीं रहने से मजा नहीं आता। तो आप क्या कहेंगे? नीचे आया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हम क्या कहेंगे? व्हेन 2 kg comes down by 5 meter, let
इट्स वेलोसिटी इज v, जो हमें पता करना है। अगर 2 kg का वेलोसिटी v हुआ तो इसमें दो राय कुछ नहीं है, 4 kg भी v स्पीड में से खींचा जाएगा, बिकॉज़ दे आर बीइंग कनेक्टेड बाय अनस्ट्रेचेबल और इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग। अच्छा, तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ठीक है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल, ये समझ में आया। कितना गेन हुआ, किसका गेन हुआ? 2 kg का वेलोसिटी बढ़ गया, 4 kg का भी बढ़ गया। अच्छा, 2 kg का कितना गेन हुआ? हाफ, पहले तो कुछ था नहीं, अब बढ़ गया है, हाफ 2v स्क्वायर। 4 kg का भी गेन हुआ, वो भी रेस्ट में था, उसका भी हो गया है अभी, तो हाफ 4v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कितना नीचे आया है, ये कितना नीचे आया है? 4 kg का तो कोई लॉस नहीं हुआ, तो टेबल के ऊपर ही जा रहा है। इसका कोई लॉस नहीं हुआ, इसका हुआ है। कितना हुआ है? कितना आया? 5 मीटर, तो 2g5 mgh। थोड़ा मारपीट करिए, ये क्या मिला? v स्क्वायर, ये क्या मिला? 2v स्क्वायर, मिलके हो गया 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 5 is 10, 10 into 10 is 100, तो क्या मिला? v is 10/√3 मीटर पर सेकेंड। So the velocity of 2 kg after coming down over 5 meters is 10/√3 meter per second. Next question, ठीक है, next question number 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन कराने के चक्कर में मैं आपको ज्यादा देख नहीं रहा हूँ, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। यू मस्ट एंजॉय स्पिरिट। नंबर 6, चलिए सेम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ठीक है, ये दिया क्या है? ये दिया है 4 kg, ये दिया 2 kg। फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2 kg when it goes up by 5 मीटर। जब ये 5 मीटर ऊपर जाएगा तब उसका स्पीड क्या होगा? जब ये 5 मीटर ऊपर उठेगा, इसका जितना वेलोसिटी होगा, ये 5 मीटर नीचे आएगा, इसका भी तो उतना ही वेलोसिटी होगा। और ठीक तो है। अच्छा ठीक है, तो बताओ सॉल्यूशन में बताओ मेरे प्यारे, काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ कि लॉस हुआ? गेन हुआ भाई, सब कुछ रेस्ट में था, सब चलने लगा। गेन इन काइनेटिक एनर्जी दैट मस्ट बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। जिनका आंसर गलत हो गया तो ध्यान से देख लो कहां गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी किसका गेन हुआ? 2 kg का गेन हुआ क्या? हाँ, रेस्ट में था, v हो गया है, हाफ 2v स्क्वायर। 4 kg का गेन हुआ क्या? हाँ, इसका भी तो रेस्ट में था, हाफ 4v स्क्वायर। अच्छा, दोनों का गेन हुआ है, फायदे ही है में दोनों। अब लॉस, पोटेंशियल एनर्जी 4 kg का लॉस हुआ क्या? हाँ हुआ। क्यों? क्योंकि 5 मीटर नीचे आ गया ना। अच्छा, तो कितना लॉस हो गया? 4g5। 2 kg का लॉस कितना हुआ? 2 kg का लॉस कहाँ हुआ है? तो ऊपर गया, गेन किया, कितना गेन किया? 2 kg का लॉस नहीं हुआ, 2 kg का गेन हुआ, कितना हुआ? 2g5। गेन हुआ 2g5, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे माइनस 2g5, क्योंकि गेन हुआ है 2g5 तो लॉस हुआ है माइनस 2g5। सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और v इज इक्वल टू 100/√3, है ना? v इज इक्वल टू 100/√3 मीटर पर सेकेंड। अगर आप लोग इतना स्मार्ट हो, इतना जल्दी जल्दी कर लेते हो, तो इस क्वेश्चन को करो, देता हूं थोड़ा सा बदलाव है। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ 7, ये हुआ ब्लॉक, ये 2 kg और ये 8 kg। ठीक, फाइंड
velocity of 2 kg when it goes up by 4 मीटर। जब ये 2 मीटर ऊपर 4 मीटर ऊपर जाएगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा? क्या होगा उसका वेलोसिटी? दिखने में बड़ा तगड़ा लग रहा है लेकिन इसमें एकदम जान नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखो, आप लोग तो कर लोगे। बोला 2 kg ऊपर गया, अच्छा कितना? 4 मीटर। तो जब आके यहाँ पे पहुंचा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा? अच्छा बताओ पहले, तब 2 kg गया 4 मीटर, 8 kg कितना नीचे आया होगा? ये थ्रेड अगर x बढ़ता है, ये थ्रेड x बढ़ता है, ये ऊपर जाता है 2x, मतलब जब ये x आता है ये ऊपर जाता है 2x, ये 4 मीटर गया मतलब ये नीचे आ गया होगा 2 मीटर। जितने समय में ये 4 मीटर गया उतनी समय में ये 2 मीटर आया, मतलब अगर इसका स्पीड v है तो इसका स्पीड है v/2, आधा स्पीड में आया। ये मैजिक समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये मैजिक समझ में आ गया तो और कोई बड़ी चीज नहीं। 2 चीज पे ध्यान देना, ये 4 मीटर चलेगा, ये 2 मीटर उतरेगा, इसका स्पीड v होगा, इसका v/2 होगा, क्योंकि जितना जाता है उसका आधा जाता है ना। अच्छा अब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ कि लॉस हुआ? सब कुछ रेस्ट में था, अब मूव कर रहा है मतलब गेन हुआ। तो क्या कहेंगे? गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। किसका गेन हुआ? 2 kg का कुछ नहीं था, v हो गया, 8 kg का कुछ नहीं था, v/2 हो गया। दोनों का गेन हुआ है हाफ 2v², हाफ 8 v/2 का स्क्वायर, ये दोनों का गेन। लॉस किसका हुआ? 8 kg का। कितना लॉस हुआ भाई? कितना नीचे आया? 2 मीटर, 8g2। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 8 kg, 8g2। व्हाट इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 kg? 2 kg का तो गेन हुआ है कितना? 2g4। लेकिन हम क्या निकालना चाहते हैं? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन हुआ है 2g4, लॉस हुआ है -2g4। सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया v², ये हो गया v², इट इज 2v²। 16g - 8g इज 8g, तो भी कितना हुआ? 2√10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत कर लिए। अब थोड़ा टेस्ट में बदलाव लाते हैं, दूसरी टेस्ट की चीजें करते हैं। दूसरी टेस्ट ठीक है, दूसरी टेस्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सारा बुक में पॉपुलर है, एंट्रेंस वगैरह में भी आता है, आप लोग कर लो इसको। ये सिंपल क्वेश्चन है। प्रुप 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 प्रुप। ये चेन है कोई यूनिफॉर्म चेन का, ये है एल लेंथ और ये l/2 है, ये l/2 है। द यूनिफॉर्म चेन slips out of table, find from position shown, from position shown, find with what speed it leaves table। अच्छा, जब वो यहां से फिसलेगा क्या स्पीड में वो टेबल को छोड़ेगा? तो ये गेन कर रहा है काइनेटिक एनर्जी। आप कहोगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन थोड़ा अगर दिमाग पर जोर लगाए तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्योंकि ये निकालना हमारे लिए आसान है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई स्पेशल टेक्निक है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? शुरू में कुछ नहीं था, कुछ समय के बाद वेलोसिटी v हो जाएगा। कब? जब वो पूरा फिसल के निकल गया होगा तब उसका वेलोसिटी होगा v। मास कितना दिया नहीं है, लेट अस अस्यूम नहीं दिया तो क्या है, काम चला लेते हैं। हाफ m v² हो गया गेन इन काइनेटिक एनर्जी।
वाटर बाय ग्रेविटी, शुरू में ग्रेविटी कितना जोर से खींच रहा था, mg/2, जब पूरा निकल गया कितना जोर से खींच रहा था, mg। व्हाट इज द मीन फोर्स, बाय 2, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, L/2। मारपीट करिए, v का वैल्यू निकालिए, यू कैन फाइंड इट आउट। वैल्यू ऑफ v कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस। ओके, let us see the next question. Question number 9. Question number 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा समझते हैं। ठीक है, ये कोई एक ब्लॉक है जिसका मास कुछ m है, इसका मास यहाँ पे 4m है, और ये चलो इसको ले लेते हैं, ये m, ये 4m पैसा दिया गया है, तो इसको यहाँ से छोड़ दिया गया, और ये हाइट दिया गया है, कितना हाइट गिवन इज h। अब ये ब्लॉक फिसलेगा और नीचे आके चलने लगेगा, है ना। नेग्लेक्ट फ्रिक्शन एट ऑल कॉन्टैक्ट्स, neglect friction at all contacts. M was released from A. What will be its speed on ground? जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा उसका स्पीड क्या होगा? बहुत सिंपल है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है कि नहीं। इसमें क्या डिफिकल्टी है, चलिए सोचते हैं, लेकिन इसके अंदर एक हिडन नॉलेज है, वो आपको डिस्कवर करना है। हाँ, ये अगर कोई ऑर्डिनरी इंक्लाइन प्लेन होता, फिक्स्ड होता, तो काम कुछ नहीं था। b = √2gh, दैट एवरीवन नोज विथ फुल कॉन्फिडेंस। ये वाला तो सबको समझ में आ गया होगा, मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो अभी हमें निकालना है ये। इसमें चलो सोचते हैं, इफ आई कंसीडर दिस टू एज ए सिंगल सिस्टम, फ्रिक्शन विक्शन तो है नहीं, क्या फोर्स है, वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन। मगर इस सिस्टम के ऊपर जो भी कुछ एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे वर्टिकल फोर्सेस है। There is no horizontal force. If there is no horizontal force, the horizontal momentum will not change, because whenever a force acts on a body, body undergoes a change in the direction of impressed force. है ना? कौन बोले थे? न्यूटन महाराज। क्या बोले? जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स आएगा, बॉडी का मोमेंटम उसी डायरेक्शन में बदलेगा। चेंज इन मोमेंटम विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसके ऊपर कोई होरिजेंटल फोर्स तो है नहीं, होरिजेंटल मोमेंटम विल बी कंजर्व। कंजर्व मतलब शुरू में जितना था फिर बाद में भी उतना रहेगा। शुरू में कितना था, अरे ये रेस्ट में मोमेंटम कहाँ, जीरो था। बाद में भी जीरो होना है, लेकिन देख रहे हैं तो बाद में तो ये इधर जा रहा है, जीरो कैसे होगा? तो पक्का ये इधर जा रहा हो, पक्का 4m मस्ट बी गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या कहेंगे कि इज नो एक्सटर्नल फोर्स acts on the system, no external horizontal force, sorry, no horizontal force acts on the system, the horizontal momentum remains conserved. लेकिन यहाँ पर तो होरिजेंटल मोमेंटम पहले क्या था, एक्स डायरेक्शन में जीरो, है ना। P इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन क्या था, जीरो था। अच्छा,
तो पूरा थोड़ा सा छोटा सा फिगर बना देते हैं। ये है मोमेंटम, थोड़ी देर के बाद ये ब्लॉक है, ये है, और ये ब्लॉक है। ये ब्लॉक अगर इधर जा रहा है v वेलोसिटी में तो ये इधर जाएगा v डैश में। मोमेंटम को जीरो रखना है, मोमेंटम को जीरो रखना है, तो आप क्या कहोगे? सो 4m v डैश मस्ट बी इक्वल टू mv। मिल गया v डैश का वैल्यू, v डैश भी v/4। ठीक है, ठीक है। जब इसका वेलोसिटी होगा v, तब उसका वेलोसिटी होगा v/4। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ क्या? हाँ हुआ। ये रेस्ट में था, ये भी चल रहा है, ये रेस्ट में था, ये भी चल रहा है। कुछ गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है क्या? उसमें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है इसका? अरे नहीं, ये तो ग्राउंड पे था, ग्राउंड पे यही नीचे आ गया। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसका हुआ? ए का। कितना? mgh। तो हियर आप कहोगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर। ये m है, तब 4m किधर जा रहा है? इधर। तो क्या माइनस करेंगे? नहीं, काइनेटिक एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ 4m v डैश का स्क्वायर। अब देखो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी करेंगे, हमारा काम निकल जाएगा। एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v आउट ऑफ इट। इसमें से हमें v का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ गया? वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। क्या दिया है? यहां से कोई बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है 25 मीटर पर सेकंड में 37 डिग्री में, किसी एक वॉल के ऊपर से जा रहा है। वॉल का हाइट दिया है 20 मीटर। क्या है वेलोसिटी? अरे अभी तो बताया, इतना ऊपर गया तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u स्क्वायर प्लस और माइनस, माइनस ऊपर गया तो नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, इसलिए प्लस होगा। हम लोग देख चुके हैं ये। तो कितना हो गया? 25 का स्क्वायर माइनस 2 × 10 × 20, तो इट इज 625 माइनस 400, दैट इज 225 होल डबल इज 15 मीटर पर सेकेंड। इससे सिंपल क्वेश्चन कैसे आ सकता है कहीं? ठीक है ना? कितना सिंपल है वो, तो लास्ट में मैं आप लोगों को खुश करने के लिए इजी क्वेश्चन दे दिया।